गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विशेष डिफेंस एकेडमी बठिंडा में। तो आइए आज हम सबसे मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो इन दिनों में चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूट है। तो काफी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिस्प्यूट है, किन कारणों से हो रहा है। ठीक है, तरह तरह की न्यूज देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं इस पूरे डिस्प्यूट के बारे में कि ये पूरे का पूरा डिस्प्यूट क्या है। तो अगले आधे घंटे तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, इस डिस्प्यूट की हम ए टू जेड बात करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले आप मैप को समझिए कि मैप क्या कहता है, कौन सा देश कहां पर है, क्या लोकेशन है, उसके बाद हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। हालांकि इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन बहुत अच्छा है हमारा देश। तो क्षमा चाहूंगा, मैप अच्छा नहीं बना, लेकिन आप भावनाओं को समझें। ये हमारा देश इंडिया, और इंडिया के साथ है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है ईरान, ईरान के साथ है इराक, इराक के साथ है सऊदी अरब, ये है जॉर्डन, ये है सीरिया, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये है इजराइल, ये है इजराइल। ठीक है, और यहां आएंगे तो ये है इजिप्ट। मतलब जो ये वाला क्षेत्र है, इतना एरिया जो है, ये यहां तक, ये वाला, ये पूरे का पूरा जो एरिया कहलाता है, इसे बोला जाता है मिडल ईस्ट। इसे पूरे क्षेत्र को मिडल ईस्ट कहा जाता है, ईरान से लेकर कहां तक, इजराइल तक, और ये जितने देश बीच में आते हैं। हालांकि भारत इससे बहुत दूर है, लेकिन इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही है, भारत में इस चीज को लेकर काफी गर्म माहौल है, देखा गया। तो आइए इस पूरी की पूरी जानकारी को हम पढ़ेंगे किस तरह से। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये सारा किसका, मिडिल ईस्ट का। और इन दिनों में जो वॉर चल रही है पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन जिसको बोला जाता है, या इजराइल के बीच में, वो सारे का सारा मैटर कहां का है, वो सारे का सारा मैटर मिडल ईस्ट का है। क्लियर? ठीक है, अब देखो, जो ये इजराइल है, जो ये इजराइल है, कहा जाता है कि इजराइल तीन पवित्र धर्मों का स्थल है। तीन धर्म जो है उनके लिए पवित्र माना जाता है इजराइल। इजराइल की एक सिटी है जेरूसलम, ये जेरूसलम के बारे में मैं सारा बताऊंगा आपको, पहले आप समझिए। इजराइल में एक सिटी है जेरूसलम, ये तीन धर्मों के आस्था का प्रतीक है, इसलिए जेरूसलम को होली सिटी भी कहा जाता है। होली सिटी, जेरूसलम को होली सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तीन धर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्रिश्चियन, फिर है ज्वेश यानी कि जिन्हें बोलते हैं यहूदी। जो इजराइल के लोग हैं, ये यहूदी हैं। जो इजराइल के लोग हैं, ये कौन है? यहूदी। और तीसरा है इस्लाम यानी कि मुस्लिम। इन तीन धर्मों के लिए पवित्र स्थल है कौन? जेरूसलम। क्रिश्चियनों का मानना है कि जो जीसस क्राइस्ट हुए थे, उनका जन्म जेरूसलम में हुआ था। और यहूदी तो जो मूल रूप से है, मतलब यहूदी रहने वाले कहां के हैं? यहूदी रहने वाले ही जेरूसलम के हैं। और इस दुनिया में मुस्लिम्स के तीन धार्मिक केंद्र हैं। दो तो आपने सुना ही होगा, एक है मक्का और एक है मदीना। ये आप सभी ने सुना ही होगा, मक्का और मदीना। लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा धर्म स्थल है मुस्लिम्स का, वो है अल-कसा मस्जिद। अल-कसा मस्जिद, और ये अल-कसा मस्जिद कहां पर है? जेरूसलम। क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। तो इजराइल ये वाला है, इजराइल के लोग यहूदी हैं, और इजराइल में एक सिटी है जिसका नाम है जेरूसलम। ये तीन जो मेन धर्म है, पवित्र जो धर्म है, उनकी मेन आस्था का केंद्र माना जाता है, क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिम। और इजराइल के जो लोग हैं वो कौन है? यहूदी है। और यहूदियों का मानना है कि उनकी उत्पत्ति, उनका जन्म या उनके धर्म की स्टार्टिंग, या मूल रूप से आप ये कह दो कि वो कहां हुआ है? जेरूसलम में हुआ है। तो कहा यह जाता है कि यहूदियों पर लंबे समय से अत्याचार होता है। वो एक लंबी बात है, उसका हमारे कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन वो थोड़ा सा बता देता हूं कि एक लंबा जो है यहूदियों ने दुख झेला है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आपने सुना होगा कि हिटलर ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए, गैस चैम्बर में बंद कर करके मार दिया था यहूदियों को। तो हम मेन बात करेंगे पिछले 150-200 साल के इतिहास की, ना कि 2000 साल पुराने इतिहास की। हालांकि यहूदियों की जो कंट्रोवर्सी है वो 2000 साल पुरानी है, मतलब 2000 साल से ये मैटर चलता रहा है, उससे पुराना लगा लो, लेकिन हम मेन बात करेंगे जो 100 साल से चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों पर बहुत सारे अत्याचार हुए और यहूदियों को कोई भी देश अपनाने के लिए तैयार नहीं था। क्लियर है? यहूदियों को कोई भी देश अपनाने के लिए तैयार नहीं था और यहूदी नाम मात्र बचे थे, बिल्कुल थोड़े से बचे थे। ठीक है, कहा जाता है कि हिटलर ने गैस चैम्बर में जला जला के मार दिए थे यहूदी। होलोकॉस्ट आपने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर में होलोकॉस्ट। ठीक है भी, तो ये याद रखना। तो बहुत लंबे समय तक यहूदियों ने प्रताड़ना झेली। उसके बाद यह हुआ कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो खत्म हुआ कब, 1945 में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हिटलर बेहताशा यहूदियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तो यहूदियों को अपनाने को कोई भी तैयार नहीं था। यहूदियों के पास अपना भी कोई देश नहीं था, इसलिए यहूदी अपनी उसी जगह पर आ गए जहां वो मानते थे कि उनके पूर्वज वहीं के हैं। तो यहूदी अपने आप को कहां के मानते थे? जेरूसलम। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यहूदी कहां इकट्ठा होने शुरू हो गए? जेरूसलम। भी सारे यहूदी ये कहने लगे भी चलो भी अपने जेरूसलम चलो, अपने पूर्वज यही कहते कि हम सभी कहां के हैं? जेरूसलम के हैं। तो सारे के सारे जेरूसलम में इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए। ठीक है जी, अब मैं यहां एक नक्शा बना रहा हूं, आप इस चीज को समझो। ये नक्शा है, ठीक है, जिसे आज हम बोलते हैं इजराइल। लेकिन इसी इजराइल के बीच में यहां से एक सिटी है जिसका क्या नाम है? जेरूसलम, होली सिटी जिसे बोला जाता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में सारे यहूदी यहां इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए, भी चलो इकट्ठा होते हैं। लेकिन उस समय इसका नाम इजराइल नहीं था, उस समय इसका नाम था फिलिस्तीन। मतलब उस समय इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, उस समय इसका नाम है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन। और यहां पर ज्यादातर आबादी किसकी थी? मुस्लिम की थी। मतलब इजराइल नाम का देश कोई नहीं था। ठीक है, लेकिन यहूदियों का यह मानना था कि उनके धर्म की उत्पत्ति या वो मूल रूप से कहां के है? जेरूसलम के है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे यहूदी यहां इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए। अभी दुनिया भर के यहां यहूदी इकट्ठा होते रहे और इस बात का विरोध करने लगे। कौन? फिलिस्तीनी। फिलिस्तीनी कौन? जो यहां पर रहने वाले मुस्लिम्स थे। ठीक है भी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही क्या हुआ, अब जैसे ही खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये मैटर यूएनओ के पास गया। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है? न्यूयॉर्क में। भाई यहूदी कहते हैं हम जाए तो जाए कहां? हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जेरूसलम है, हम सभी जेरूसलम में इकट्ठे हो गए। ठीक है, क्लियर होगी बात आप लोगों को। लेकिन यहां पर कौन रह रहे थे? फिलिस्तीनी, जो मुस्लिम है। मतलब ये फिलिस्तीन नाम का एक देश था और मुस्लिम इसका विरोध तो नेचुरल बात है, कर ही करेंगे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये एरिया जो था ना, इंग्लैंड के हाथ में आ गया। किसके हाथ में आ गया? इंग्लैंड के हाथ में। ये एरिया इंग्लैंड के हाथ में आ गया। किस किस को क्लियर है? जब ये इंग्लैंड के हाथ में आ गया तो यूएनओ ने इंग्लैंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, भी यार ये एरिया तेरे पास है, तू यहूदियों का और ये जो यहां रहने वाले लोग हैं इनको जमीन का बंटवारा करवा दो, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि उनकी जो उत्पत्ति है वो यहीं पर हुई है, ये अब बेचारे कहां जाएंगे, पूरी दुनिया इनको अपनाने को तैयार नहीं है। तो इंग्लैंड ने क्या किया? यहूदियों और फिलिस्तीन में इस देश को बांट दिया, जिसका नाम क्या था? फिलिस्तीन। तो देखो भाई, इसको कैसे बांटा गया? जो ये वाला इलाका है और जो ये वाला इलाका जो मैं बना रहा हूं, जो आपको यहां भी दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है, जो ये वाला है और ये वाला इलाका है, इनके नाम भी नोट कर लो। इस इलाके को आज बोला जाता है वेस्ट बैंक।
वेस्ट बैंक, और इसे बोला जाता है गाजा। तो ये वाला जो इलाका है ये फिलिस्तीन को दे दिया, मतलब जो यहां रहने वाले कौन थे, मुस्लिम थे, ठीक है। किसको दे दिया, फिलिस्तीन को दे दिया, एनी डाउट। और जो ये वाला इलाका है, ये वाला बीच वाला, ये दे दिया यहूदियों को, जिसका नाम क्या रख दिया गया, इजराइल। कहा जाता है कि 48% इलाका, 48% एरिया फिलिस्तीन को दिया गया, और 44% एरिया, 44% एरिया यहूदियों को दिया गया, ठीक है। तो 44 और 48 कितना हो गया, 92। तो 8% एरिया कहां गया, तो जो ये 8% एरिया था ना, ये जेरूसलम का था। किसका था, जेरूसलम का। ये 8% एरिया यूएनओ ने अपने पास रख लिया, क्योंकि ये 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है। अगर किसी एक को दे दिया जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 8% एरिया जेरूसलम का यूएनओ ने अपने पास रख लिया, और जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी अनाउंस कर दिया, इंटरनेशनल सिटी, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और स्टार्टिंग का जो मैंने मैप बनाया उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, आपके काम आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं क्योंकि मैंने आगे पढ़ाना है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से यहूदियों ने अपना एक देश बना लिया, जिसका नाम क्या रखा गया, इजराइल। कब बना, 14 मई 1948 को, ठीक है। 48% इलाका फिलिस्तीनियों को मिल गया और 44% इन्हें मिल गया, ठीक है। अब फिलिस्तीनियों का तो ये कहना था कि यहां हमारा देश है, ये हम यहां के रहने वाले हैं, ये इलाका या ये एरिया इजराइल यानी कि यहूदियों को क्यों दिया गया। लेकिन यहूदियों का ये कहना था कि इतिहास उठा के देख लो, ये एरिया तो हमारा ही है, अब हम कहां जाएं, ठीक है भी। अब जैसे ही इजराइल देश बना तो इजराइल और फिलिस्तीन में नेचुरल सी बात है, क्या शुरू होगी, जंग। तो इनके बीच में पहली जंग शुरू होगी 1948 में। मतलब ये जंग कोई आज की नई नहीं चल रही, पुरानी जंग चल रही है फिलिस्तीन में और किसमें, इजराइल में। मैं आपको शॉर्ट में और मेन पॉइंट बता रहा हूं, वैसे ये बहुत लंबा मैटर है, लेकिन शॉर्ट में और मेन पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये मैटर क्या है। 1948 में फिलिस्तीन, ठीक है, और किसमें जंग शुरू होगी, इजराइल वालों में यानी कि यहूदियों में। अब देखो भाई, अब ये आप मान लो ये इजराइल है, ये इजराइल है, और ये क्या है, गाजा, गाजा, और इधर है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। गाजा और वेस्ट बैंक किसके अंडर आता है, फिलिस्तीन के अंडर आता है, यानी कि मुस्लिम्स के अंडर आता है। और ये वाला इलाका किसके अंडर आता है, इजराइल के अंडर आता है, यानी कि यहूदियों के अंडर आता है। पहली दोनों में वॉर कब हुई, 1948 में, और 1948 से लेकर लगातार वॉर चल रही है। 1948 में जंग हुई, फिर दोनों में 1956 में हुई, फिर 1967 में हुई, फिर 1973 में हुई। 1973 में योम किपुर वॉर हुई थी। इसमें इजराइल ने एक साथ 7-8 देशों को हराया था, जिसमें रशिया भी शामिल था। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इस जंग के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक है जी। और फिर 1982 में हुई। हर जंग के अंदर इजराइल जीता, मतलब इजराइल ने फिलिस्तीनियों को निपटा दिया। कहने का मतलब ये, इजराइल हर बार जंग में आगे बढ़ता जाता और उनके इलाके पर कब्जा करता जाता। कारण सीधा सा है, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। अस्तित्व मतलब अगर इजराइल या यहूदी ये जंग ना जीत पाए तो वो बचेंगे नहीं, इसलिए वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए इजराइल का सीधी सी थ्योरी है भाई, जहां हम जीतेंगे और जहां तक हम पहुंच गए वो इलाका हमारा होगा। तो हर जंग में क्या हुआ, हर एक जंग में क्या हुआ, इजराइल धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसको इजराइल में शामिल करता गया। आज गाजा इतना बचा है और इधर वेस्ट बैंक भी थोड़ा सा बचा है। मतलब हर बार इजराइल आगे बढ़ता गया, क्योंकि इजराइल अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और इजराइल की तो प्लानिंग ही यही है कि धीरे धीरे करके इन फिलिस्तीनियों को
ना क्या लगा दो, ठिकाने लगा दो और इस पर पूरा कब्जा कर लो, ठीक है। क्योंकि इजराइल की पॉलिसी सीधी है, इजराइल की पॉलिसी सीधी सी है, आप हमारा एक मारोगे हम तुम्हारे 6 मारेंगे, और जहां हमारी सेना खड़ी होगी हम वहीं से बाउंड्री मानेंगे। अब धीरे 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 इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था इसका एक इतिहास, ये तो था इसका एक इतिहास। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, उसके पीछे भी एक कारण है। रिसेंटली क्या हुआ, जो मैंने आपको अभी बताया है, जो अभी मैंने आपको बताया, जेरूसलम में एक जगह है, एक प्लेस है, एक जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम है शारराह। एक प्लेस है जिसका नाम है शारराह, ठीक है। ध्यान से नोट करना, जो रिसेंटली कन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से जंग चल रही है, यरूशलेम में एक जगह है शारराह। यहां पर 500 फिलिस्तीनी परिवार रहते हैं, लगभग 500 फिलिस्तीनी परिवार रहते हैं। तो ध्यान से सुनो, हुआ ये, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो शारराह जगह है ये फिलिस्तीनियों से खाली करा लो, ये फिलिस्तीनियों से खाली करवा लो, क्योंकि ये जमीन तो यहूदियों की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर क्यों दिया, क्योंकि कहा यह जाता है कि 150 साल पहले, कहा यह जाता है 150 साल पहले जो ये शारराह जगह है, ये यहूदियों ने खरीदी थी। यहूदियों ने खरीदी थी किससे? अरब वालों से यानी कि कौन? मुस्लिम से। और इनके जो कागज है, इनके जो डॉक्यूमेंट है, वो किसके पास है? वो इजराइल वालों के पास है। तो इजराइल वालों के पास 150 साल पुराने डॉक्यूमेंट थे। वो कोर्ट में गए, यहूदी कोर्ट में गए, और कोर्ट ने उनकी तरफ फैसला दिया, और कोर्ट ने कहा इस जगह को खाली करवा लिया जाए। और सारे की सारी लड़ाई इस वजह से शुरू हुई है 2021 में। बात समझ में आ गई? अब फिलिस्तीनियों का ये कहना कि अब 150 साल पुरानी तुम बात क्यों कर रहे हो, अब तुम नई बात करो। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जमीन हमने खरीद ली है, इसके डॉक्यूमेंट हमारे पास है। और इस तरह से यहां से शुरू होती है मई 2021 में फिर से एक जंग, किसके बीच में? फिलिस्तीन और इजराइल के। अब ये तो बात सभी को पता है कि इजराइल एक शक्तिशाली देश है और वो फिलिस्तीन से नहीं हारने वाला। अब देखो, फिलिस्तीन के पास ना तो अपनी सेना है, ना अपनी आर्मी है, ना अपनी एयरफोर्स है, ना नेवी है। वहां के लड़ने वाले लोकल लोग हैं, लाठी और डंडे से लड़ रहे हैं। जबकि इजराइल का हम सभी को पता है कि काफी एडवांस कंट्री है। 1973 में अकेले ने 6 देशों को हरा दिया था, और विद रशिया, साथ में रशिया। अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फिलिस्तीन, ये बिल्कुल क्लियर है इजराइल का। ठीक है, कहने को जो मर्जी कह जाओ, बाकी अलग कंट्री स्पोर्ट्स फूट में आ जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। क्योंकि इजराइल को पता है अगर मैं ना लड़ा तो यहूदी जो है वो सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। कुछ समझ में आ गई बात क्या? अब इस चीज को सुनो, अब हुआ क्या? इसी बीच में क्या हुआ? इसी बीच में समझो क्या हुआ। अब ये है वेस्ट बैंक, और ये है गाजा। क्लियर? गाजा और वेस्ट बैंक, ये दोनों किसके अंडर है? तो ये दोनों फिलिस्तीनियों के अंडर है। आपको बताया ही है, ये दोनों फिलिस्तीनियों के अंडर है। लेकिन जो वेस्ट बैंक है ना, जो वेस्ट बैंक है, ये पीसफुल है, ये पीसफुल है। मतलब यहां पर अगर कोई प्रोटेस्ट भी करता है, कुछ भी करता है, तो पीसफुल तरीके से करता है। लेकिन जो गाजा वाला एरिया है, क्योंकि अब आप ये भी कह सकते हो कि फिलिस्तीनी 2 भागों में बन चुके हैं। एक वो जो शांति का समर्थन करते हैं, एक जो शांति का समर्थन नहीं करते। इसी गाजा में एक ग्रुप है जिसका क्या नाम है? हमास। इसे वैसे तो एक टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी ग्रुप बोला जाता है। ये हमास नाम का ग्रुप कहां पर है? गाजा में है। अब ये हमास नाम का ग्रुप क्या करता है? क्योंकि ये तो बिल्कुल पीसफुल है, ये तो करते नहीं। मतलब जितना भी प्रोटेस्ट होता है वो कहां से होता है? गाजा से होता है। तो गाजा में क्या करता है? हमास क्या करता है? अपनी मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला करता है। और इजराइल तो ये चाहता है कि ये हमला करे और मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकूं कि पहले इन्होंने किया है। अरे भाई, तुम्हें पता है तुम नहीं लड़ सकते तो क्यों पंगा लेते हो इजराइल से? मैं तो यही कहूंगा भाई, कुल मिला के कंप्रोमाइज कर लो, इजराइल से लड़ना कोई आसान बात नहीं है।
ठीक है भी, ना आपके पास आर्मी है, ना आपके पास एयरफोर्स है, ना नेवी है, आप उस देश से लड़ रहे हो जो सेल्फ डिपेंडेंट है। तो अब ये क्या करते हैं, ये यहां से रॉकेट मारते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, और जैसे ये रॉकेट छोड़ते हैं और जवाब में फिर इजराइल एयर स्ट्राइक करता है, और जब वो एयर स्ट्राइक करता है तो फिर आपको पता ही है कि दुनिया के अंदर तहलका मचता है। तो ये हमास नाम का ग्रुप है जो ये लगातार क्या कर रहा है, ये लगातार इजराइल पर मिसाइल से अटैक कर रहा है। छोटी छोटी मिसाइल है, मिसाइल नहीं है, छोटी छोटी मतलब तोपे सी, मतलब मुर्गा छाप पटाखे से लेके बैठे हैं। कुछ समझ में आ गई बात क्या? अब इजराइल जैसा शक्तिशाली देश है। अब इस चीज को समझो। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि गाजा के पास में मिसाइलें आती कहां से है? मेन पॉइंट ये भी है, कहा यह जाता है भी जो ये गाजा है ना, इनको समर्थन है ईरान का और अरब कंट्रियों का, ईरान का और अरब कंट्रियों का समर्थन है। तो कहा जाता है कि वाया ईरान से गाजा तक मिसाइलें पहुंचती है। जो हमास मिसाइल यूज कर रहा है उसका नाम है कासम, ठीक है। हालांकि इस कासम मिसाइल से इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, छोटी छोटी रेंज की मिसाइलें हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। लेकिन जब ये गाजा वाले या हमास इन मिसाइलों को फेंकता तो इकट्ठी फेंकता है, 1200, 1300, 1400। उससे क्या होगा भी, कुछ ना होगा तो कुछ मिसाइलें तो गिरेंगी, लेकिन उससे नुकसान तो होता है इजराइल का, काफी कम नुकसान होता है। लेकिन जब इजराइल बदले में मिसाइल चलाता है तो गाजा का काफी नुकसान होता है। आपने देखा होगा टीवी में भी, न्यूज चैनल्स में भी, कि काफी बच्चे और औरतें भी इसमें मारी गई। हालांकि ये अंतरराष्ट्रीय रूल के खिलाफ होता है। बच्चों का क्या है, इस मतलब बच्चा तो बच्चा होता है, हमारा ये मानना है। लेकिन इजराइल भी क्या कहे, क्योंकि इजराइल कह रहा है मैं मेरे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं। दूसरी बात यह कि जो ये हमास है, इस हमास ने अपने ठिकाने रिहायशी इलाकों में बनाए हुए हैं। अब रिहायशी इलाकों में ठिकाने बनाए हुए हैं तो इजराइल उन ठिकानों पर हमला करता है। अब इजराइल यही कहता है मैंने जानबूझ के बम गिराया नहीं भाई, गिर गया तो मैं क्या करूं, मैंने तो जो टारगेट किया वो किसको किया है, हमास को किया है। तो इस कारण से आपने देखा होगा टीवी और न्यूज चैनलों में कि कुछ बच्चे और महिलाओं की मरने की भी खबर आई है। कासम नाम की मिसाइलें जो है वो चला रहा है। मतलब हमास क्या कर रहा है, हमास कर रहा है बेटा रॉकेट वॉर, ठीक है। क्या कर रहा है, रॉकेट वॉर। अब इस हमास रॉकेट वॉर कर रहा है, लेकिन हमास को यह नहीं पता कि जो इजराइल है, इजराइल के पास क्या है, आयरन डोम। अब ये कई बच्चे कहेंगे ये आयरन डोम क्या है? ये आयरन डोम एक सिस्टम है जो हवा में ही मिसाइल को खत्म कर देता है। जो हवा में मिसाइल को खत्म कर देता है तो कहा यह जाता है कि जो हमास मिसाइलें फेंकता है उसकी 90% मिसाइलें तो हवा में खत्म कर दी जाती है। मतलब बचती कितनी है, 10% बचती है। उस 10% से थोड़ा बहुत नुकसान होता है किसका, इजराइल का। लेकिन जब इजराइल मिसाइल फेंकता तो इनका बहुत नुकसान होता। अब इन्हें कौन समझाए, आयरन डोम जैसा सिस्टम है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी लगे हुए हैं, ठीक है, रख लोगे याद। अब ये कैसे सिस्टम चलता है कैसे नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो को भी बनाऊंगा, फिर आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो बनाई जाए, इस सिस्टम के बारे में बताऊं, तो कमेंट जरूर करके बताना। और फिर कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हो तो पेड कोर्स का जो है ऑफर चल रहा है 80% लेस, 2000 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, ठीक है, 2000 में, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके का कंप्लीट सिलेबस है। ये 24 घंटों के लिए ऑफर है। इसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी मेरी ऐप विशेष क्लासेस। विशेष क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप विशेष दीप जीके क्लासेस। तो यहां तक किस किस को समझ में आ गई बात, ठीक है भी। अब ये क्या करता है, छोटे छोटे रॉकेट फेंकता है, लेकिन इजराइल क्या करता है, एयर स्ट्राइक करता है। इजराइल अपने हवाई जहाज भेजता है, अटैक करता है और वापिस आ सकता है, आ जाता है। अब हुआ क्या, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, जब उनकी मिसाइलें फेंकी, तो उस मिसाइल अटैक में इंडिया की एक नर्स थी, उसकी डेथ होगी, जो किस राज्य से थी, केरला। कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत की जो ये नर्स थी वो उसका नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अब जो अदर मुस्लिम कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान, इसके खुद घर में खाने को कुछ है नहीं और ये सहायता करने जा रहा है फिलिस्तीन की। अरे भाई, इजराइल तेरे को घर में घुस के ठोकेगा, इजराइल को तू कहां जानता है, ठीक है ना पंगा ले। तो अब फिलिस्तीनियों का क्या कहना है, अब कुछ फिलिस्तीनी ये कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने क्या किया, धीरे धीरे धीरे
जैसे फिलिस्तीनी उनसे पंगा लेते, इजराइल उन पर हमला करके उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। अब कुछ फिलिस्तीनियों का ये कहना है, भाई हमें वो ही दे दो, हमारा जो पुराना फिलिस्तीन है हमें तो 48% ही दे दो, हमें सारा नहीं चाहिए। इजराइल कहता अच्छा अब तेरे को मैं दे दूं 48%। इजराइल कहता कुछ नहीं मिलने वाला भी। कुछ समझ में आ गई बात क्या? अब जो मुस्लिम कंट्री है ना, ये एक होकर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि इजराइल को रोका जाए। अब ये प्रेशर इस पे बनाया जा रहा है यूएनओ पर कि किसी ना किसी तरह से इजराइल को रोका जाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इजराइल का कुछ नहीं हो सकता, इजराइल को कोई नहीं रोक सकता, ना यूएन रोक सकता, ना अमेरिका रोक सकता। और ये तो क्या ही रोकेगा भाई, जिस दिन हमारी अकेली सिख रेजिमेंट आ गई ना पंजाब वाली, तेरे से वो नहीं रुकनी, ठीक है ना। हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे को कौन समझाए भाई, ठीक है तू ना पंगा ले, तू घर पे ही रहे, ठीक है ना। तो तू भाई अपने घर पे ही रह, कटोरा लेके ना घूम, तू आगे ही घूम रहा है, इजराइल तेरे को कटोरा मंगवा देगा। तो अब ये सारे देश इकट्ठे होकर यूएनओ पर दबाव बनाना चाहते हैं कि इजराइल को रोका जाए। लेकिन इजराइल पर दबाव बनने वाला नहीं है। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न आएगा, दबाव बनने वाला क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इजराइल सेल्फ डिपेंडेंट है, इजराइल अब रुकने वाला नहीं है, और इजराइल को तो वैसे ही बहाना चाहिए। तो देखो इस युद्ध का क्या परिणाम होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा तो ये मानना है कि शांति बनी रही विश्व में, ठीक है। और इजराइल एक ऐसा देश है क्योंकि वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इजराइल को पता अगर मैं नहीं लड़ूंगा, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो जो 56 कंट्री है वो मेरे को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इजराइल के बहुत तगड़े दुश्मन है। इसलिए इजराइल की लड़ना मजबूरी भी है। तो यहां से एक चीज हमें सीखने को मिलती है, अगर देश बचाना है, अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठाओ, इजराइल से जानने को मिलता है। और अगर संस्कृति बचानी है तो शास्त्र उठाओ, ठीक है भी। तो इजराइल ने अपना देश बचाने के लिए शस्त्र उठाए हुए हैं, और अब इजराइल को रोकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर हम भी यही कामना करेंगे कि इस विश्व में शांति बनी रहे। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।